नमस्कार बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के लिए हमारी पाठ्य पुस्तक भारतीय संस्कृति और विरासत। अध्याय संख्या 3 को हम शुरू कर चुके थे, जिसका कि नाम था सामाजिक संरचना। भारतीय परिदृश्य को देखते हुए हमने समाज की स्थिति को समझने की कोशिश हमारे भाग संख्या 1 में कर ली थी, जहां हमने ये समझने की कोशिश की कि वर्ण व्यवस्था कैसे स्थापित की गई थी, आश्रम व्यवस्था क्या होती है। वहां पर हमने ये भी चर्चाएं कर ली थी कि जाति व्यवस्था का क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, जाति का निर्धारण कैसे किया जा रहा है। कई सारे टॉपिक्स को लेकर के भारतीय सामाजिक व्यवस्था को हमने समझ लिया था। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारी कक्षा 2 यानी भाग संख्या 2, जिसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान में अगर सामाजिक स्थिति की बात कर रहे हैं कि भाई भारतीय परिदृश्य में तो हमने देख लिया, अब हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का समाज कैसा है, यानी यहाँ पे कौन कौन सी रीति रिवाज होंगे, रहन सहन कैसा है, क्या क्या नियम कायदे कानून बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि परिवार का एक क्या महत्व होता है, परिवार नामक जो संस्था है उसका स्वरूप कैसा है, उसका निर्धारण कैसे किया गया है। इसके अलावा हम राजस्थान में जो सामंत व्यवस्था है, सामंतवादी जो व्यवस्थाएं थी, उस पर भी चर्चा कर लेंगे और अंत में हम ये देखेंगे कि इस पूरे टॉपिक से, इस पूरे चैप्टर से हमने क्या क्या सीखा है। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान का समाज। देखो बच्चों, अगर राजस्थान के समाज की बात करते हैं तो यानी किसी भी समाज की बात करें तो हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि उसकी संरचना कैसी है, कैसे उसकी संरचना की गई थी, यानी कि कौन कौन से पहलू हैं जिन्हें हमें समझने की जरूरत होगी। तो देखिए, राजस्थान समाज की संरचना के पीछे हमारा वैदिक समाज छिपा हुआ है। वैदिक परंपरा के अनुसार ही, किसके अनुसार बात कर रहे हैं? वैदिक परंपरा के। और वैदिक यानी कि हम वैदिक काल की बात करेंगे, ऋग्वेद की बात करेंगे, 10वें मंडल की बात करेंगे, पुरुष सूक्त की बात करेंगे, वर्ण व्यवस्था की बात करेंगे, वहां से उत्पन्न होने वाली जाति के आधार पर वर्ण की बात कर लेंगे। तो ये सारी चीजें हमें कहां रिफ्लेक्ट होती हुई मिलेंगी? हमारे राजस्थान के समाज में भी। धार्मिक ग्रंथों में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। भाई मिलता है बिल्कुल, कौन से में? ऋग्वेद में। बताया ना, पहले पार्ट में भी हमने देखा था। हमारे समाज में प्रारंभ में जातियों की संख्या कम ही थी, बाद में अलग अलग उपजातियों का विभाजन होना प्रारंभ हो गया और आज हम देखते हैं तो हमारे समाज में जातियों की संख्या बढ़ चुकी है। यहां से परीक्षा के मतलब की बात करें तो केवल एक ही लाइन याद रख लेना कि राजस्थान की सामाजिक संरचना किसके अनुसार स्थापित की गई है? वैदिक परंपराओं के अनुसार। 4 वर्णों का उल्लेख वेदों में मिलता है, तो यहां भी 4 वर्णों का आरंभिक काल में उल्लेख देखेंगे। चलिए, इसके बाद में हम आगे बात करें तो देखिए, अगर हम यहाँ की जो सामाजिक संरचना की बात कर रहे हैं, जातियों की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमने किस जाति को रखा है? ब्राह्मण को। देखो, ब्राह्मण की बात करें तो स्कंद पुराण के अनुसार जो पुष्कर शिलालेख था उसमें, या कानड़ देव प्रबंध की बात करें तो यहां से हमें पंच गौड़, पंच द्रविड़, पुष्करणा, श्रीमाली जैसे ब्राह्मणों का नाम का उल्लेख मिलता है। कहां कहां से मिलता है? परीक्षा की दृष्टि से याद रखेंगे, स्कंद पुराण के अनुसार, पुष्कर शिलालेख की बात करेंगे, कानड़ देव प्रबंध की बात करेंगे। कौन कौन से ब्राह्मणों की जाति मिल रही है भाई? पंच गौड़, पंच द्रविड़, पुष्करणा और श्रीमाली। और ये वो ब्राह्मण जातियां थी, या ब्राह्मणों के वो कुल थे जो खुद को क्या मान रहे थे? श्रेष्ठ माने जाते थे भाई ये। ठीक है, इनका खान पान, रहन सहन और आचार विचार अन्य ब्राह्मणों से अलग है। राजस्थान के कई ब्राह्मण अपने को पूर्वी भारत के ब्राह्मणों से क्या मानेंगे? उच्च मानते हैं। देखो, सीधी सी बात है, अगर हम एक कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, एक जाति की बात कर रहे हैं, तो उसकी अगर उपजातियां विभाजित हो रही है गोत्र के आधार पे, तो उन गोत्रों में ऊंच नीच जरूर स्थापित होती है। कैसे? कि भाई जैसे पंचगौड़ क्या कह रहे हैं, पंच द्रविड़ क्या कह रहे हैं, पुष्करणा क्या कह रहे हैं, श्रीमाली क्या कह रहे हैं कि हम सभी ब्राह्मणों में क्या है? श्रेष्ठ है। ठीक है, और ये नहीं कह रहे, ये यहां से बात नहीं चलती। कहां से चलती है? स्कंद पुराण, पुष्कर शिलालेख की बात कर लेंगे और हम कानड़ देव प्रबंध की बात करते हैं तो वहां से ये बात स्थापित होती है। इसके अलावा अगर और ब्राह्मण उपजातियों की बात करेंगे तो देखिए, नगर और भीनमाल के नागर और श्रीमाली अपने को श्रेष्ठ कहते हैं। सभी को, भाई मैं श्रेष्ठ, तुम भी श्रेष्ठ, सभी श्रेष्ठ है ना। यही साइकोलॉजी यहां काम कर रही है, क्योंकि यहां की शिक्षा उन्नत थी। इस्लाम के आगमन के बाद ब्राह्मण कई वर्गों में बंट गए। कुछ ब्राह्मण गोत्र से भी अलग माने गए, पुरोहित, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी। देखो, 2 वेदों का क्या था? द्विवेदी हो गया, त्रिवेदों का क्या था? त्रिवेदी हो गया, और 4 वेदों का क्या था?
चतुर्वेदी हो गया, है ना, दीक्षित, जोशी, त्रिपाठी आदि की संज्ञा इन्हें दी जाने लगी। यानी हम ये देख रहे हैं, जो स्टेटमेंट लाइन हमने स्टार्टिंग में देखी थी कि प्रारंभिक या आरंभिक काल में जातियों की संख्या कैसी थी, सीमित थी, परंतु धीरे धीरे क्या होता गया, जातियों में कई सारी उपजातियां आई, कई सारे गोत्र इंक्लूड होते गए और इनकी जो संख्या थी वो वर्तमान में क्या हो गई है, काफी सारी बढ़ गई है। इस्लाम के आगमन के बाद में हम यहाँ ब्राह्मण वर्गों में देख पा रहे हैं कई सारे वर्ग उपवर्ग विभाजित हो गए थे। इन ब्राह्मणों में कुछ क्या कर रहे हैं, अध्ययन का कार्य करते हैं, कुछ राजकीय सेवा में हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, व्यापार द्वारा अपनी आजीविका चलाते हैं, और जो अगर पालीवाल ब्राह्मणों की हम बात करेंगे तो ये व्यापार में बहुत ही कुशल है। और इसका छोटा सा एग्जाम्पल तुम देख सकते हो कि जैसे हम ये देखें कि जो मिष्ठान भंडार है आज राजस्थान में पॉपुलर, तो उनमें पालीवाल ब्राह्मणों का जो हम देख पाते हैं सबसे ज्यादा वर्चस्व बना हुआ है। अगर ब्राह्मण जाति के बाद में हम बात करें राजपूत जाति की, तो राजस्थान में जो राजपूत जाति है उसका एक विशेष महत्व है। क्यों महत्व है? क्योंकि यहाँ के राजा ज्यादातर शासक राजपूत थे। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि ये शासक वर्ग थे और राजपूत जाति का सदस्य होने के कारण ब्राह्मणों के पश्चात राजपूतों का समाज में विशिष्ट स्थान रहा था। क्लियर हो गई ये बात? क्यों रहा स्थान? क्योंकि ये पहली बात तो ये है भाई, यहां से शासक थे यहाँ पे, और दूसरी बात ये है कि ये किस जाति से बिलोंग कर रहे हैं, राजपूत जाति से, क्षत्रिय कुल से ये बिलोंग कर रहे हैं, तो ये ब्राह्मणों के पश्चात इनका स्थान यहाँ पर सर्वोपरि माना गया है। इनकी दो मुख्य शाखाएं बिल्कुल रट लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रश्न बन सकता है। दो मुख्य शाखाएं होंगी, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। कौन कौन से? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। अग्निकुल के सिद्धांत के अनुसार 4 शाखाओं के बाद 36 प्रकार के राजकुल हो गए थे। इनमें प्रमुख, तुम्हें 36 याद नहीं करने, ठीक है, प्रमुखों का नाम तुम ध्यान रख लेना, परमार, चौहान, सोलंकी, राठौर, गुहिलोत इत्यादि। तो यहां पे अगर एग्जाम की बात कर रहे हो तो ब्राह्मणों के पश्चात इनका स्थान सर्वोपरि क्यों माना गया? क्योंकि यहाँ के शासक वर्ग से बिलोंग करते थे। दो प्रमुख शाखाएं, इसको तो तुम याद ही कर लो, सूर्य और चंद्र को याद रखना, वंश लगा लेना, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, ठीक है। और 36 कुल का जो 36 राजकुल थे उसका सिद्धांत कहां से निकल के आता है? अग्निकुल से आता है। और इससे हमें केवल एक ही बात याद रखनी है कि 36 प्रकार की यहां से इनकी डिवाइडेशन स्टार्ट हो गए थे, ठीक। इसके बाद में हम बात करें तो राजपूतों का मुख्य दायित्व क्या था? देखो, जब हमने विराट पुरुष की बात करी थी, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल के जो पुरुष सूक्त था उसमें हमने जब बात करी थी, तो मुख से ब्राह्मण, ठीक है, और भुजाओं से क्षत्रिय। तो इसका काम क्या? इसका काम था वंश के गौरव को बढ़ाना, देश का सम्मान, हिंदू धर्म की रक्षा करना और राज की सेवा करना इनका मुख्य कार्य रहा है। यानी ये शासक वर्ग से बिलोंग करते थे। क्लियर हो गया? चलिए, इसके बाद में अगर हम बात करें वैश्य की, तो देखिए पूर्णतः व्यवसायी वर्ग है ये वैश्य, ठीक है, और व्यापार, वाणिज्य और साहूकारी इनका मुख्य कार्य है। धनी वर्ग होने के कारण क्या हो गया? समाज में इनका बहुत सम्मान होता था, और जो जिसके पास में ज्यादा पैसा होगा उसका तो सम्मान होगा ही होगा। साथ ही साथ ये किसका काम कर रहे हैं? एक बैंक का काम करते थे। ये प्रत्येक समाज की आर्थिक सहायता करते थे और किसानों को क्या देते थे? ऋण देते थे। देखो एक बात, आर्थिक सहायता वैसे नहीं करते थे, समझ रहे हो ना, इंटरेस्ट पे करते थे, ब्याज पे करते थे, है ना। चुंगी और राजस्व वसूली का ठेका भी इनके द्वारा लिया जाता था। पढ़े लिखे लोग राज की सेवा में भी हैं। और साथ ही साथ हम बात करें भारमल के 2 पुत्रों की, जो भामाशाह और ताराचंद ने दीवान पद पर भी कार्य किया था। तो ये कौन से समाज की बात कर ली? किस सामाजिक संरचना के पहलू की बात करी हमने? वैश्य की। इसके बाद में देखो बच्चों, हम बात करें कायस्थ की, तो ये चित्रगुप्त के वंशज थे। चित्रगुप्त के वंशज कहलाते थे। इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? राजकीय और जागीरी सेवा। देखो, जो जागीरदार होते थे उनकी सेवा करते थे, या हम ये कहते हैं कालांतर में ये खुद भी जागीरदारी पर स्टेबल हो गए थे। कानून की इनको समझ थी, राजस्व व्यवस्था में इनका अधिक इंटरफेयर था, वित्त व्यवस्था, बही खातों में दक्षता, ये सारे गुण होने के कारण ये राजपूत राजाओं के कृपा पात्र थे। भाई देखो, राजा का सीधा सीधा काम है, बॉस का सीधा काम क्या है? जो कार्मिक अच्छा काम करेगा बॉस उस पर खुश रहेगा। तो इतना सारा इनको नॉलेज था, कानून की समझ थी, राजस्व व्यवस्था का ज्ञान था, वित्त व्यवस्था ये संभाल रहे थे, बही खातों में इनमें दक्षता इनको हासिल थी। तो जाहिर सी बात थी, उस समय के शासक यानी जो राजपूत राजा थे उनके ये क्या थे? कृपा पात्र बने हुए थे। और साथ ही साथ ये राजपूत राजाओं के सलाहकार भी थे। और मुगलों के काल में अगर हम बात करते हैं, सल्तनत कालीन हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर इन्होंने वकीलों के कार्य भी किए हैं।
देखो इन फारसी का ज्ञाता होने के कारण इनमें धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि अदब भी थी, इनमें क्या थी, शिष्टाचारी थी और कुछ कायस्थ प्रशासक व योद्धा भी बने। रत्न पंचोली, बच्छराव और हर्राय, केसरी सिंह तथा गोपाल दास को हम यहाँ उल्लेख कर सकते हैं, उनका नाम यहाँ मेंशन कर सकते हैं। चलो एक बार एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, सीधी सीधी बात, चंद्रगुप्त के वंशज, चित्रगुप्त के वंशज कौन कहला रहे हैं, कायस्थ कहला रहे हैं, ठीक है, चित्रगुप्त के वंशज कहला रहे हैं। और इनका मुख्य व्यवसाय क्या है, राजकीय और जागीरी सेवा, क्या क्या नॉलेज था वो सब मेंशन कर दोगे और कुछ विशेष कायस्थों के नाम आपको यहाँ मेंशन कर दिए गए। बच्चों इसके बाद में अगर हम अगली जाति की बात करें तो वो है चारण। देखो चारण जाति के बारे में हमने काफी सुना है, ये वीर रस्य गीतों के रचनाएं करते थे जिससे सैनिकों में जोश आ जाता था। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि ये वंशावली का गुणगान करते थे, वीरों का व्याख्या, उनकी ख्याति का वर्णन करते थे, राजाओं का इतिहास लिखते थे। तो चारण जाति की हम मेनली बात करें तो ये स्वामी भक्ति इनमें कूट कूट कर भरी हुई थी, इन्हें विशेष अधिकार भी प्राप्त होते थे। उल्लेखनीय है कि कवि चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासों की रचना की थी, इसको मेंशन रख लेना, पुस्तक का नाम बहुत बार पूछा गया है तुम्हारे एग्जाम्स में। अगर ओपन स्टेट ओपन की बात कर रहे हैं तो वहां पे ये लाइन तो लाइन टू लाइन पूछी गई है कि पृथ्वीराज रासों की रचयिता का नाम बताइए, बस सीधा सीधा पूछा गया, ठीक है। तो क्या क्या कार्य हो गए इनके, वीरों की ख्याति का गुणगान करना, वीर रस से गीतों का वीर रस से भरे हुए गीतों की रचना करना, सैनिकों को प्रोत्साहित करना, राजाओं का इतिहास लिखना, उनकी वंशावली लिखना, उनके प्रति जो उनकी ख्याति उपलब्धि है उसका वर्णन करना, है ना, ये सब चीजें ये कर लेते थे, ठीक है। इसके बाद में देखिए अगर हम बात करें कृषिकर्मी जातियों की, ऐसा नहीं कि वो ऐसी ही जातियां थी, हमारे समाज में हम देखते हैं जाट, गुजर, कुर्मदी, रेबारी, अहीर, धाकड़ जैसी जातियां भी थी जो क्या कर रही थी, खेती का कार्य कर रही थी। और इतना ही नहीं, हम अगर बाद में बात करते हैं तो जैसे शहरों की ओर पलायन की स्थिति स्टार्ट होती है तो इनका व्यवसाय बदल जाता है। और आज वर्तमान में हम ये देखते हैं कि एक जो व्यवसाय है वो किसी जाति विशेष से संबंधित नहीं रहा है। पिछले पार्ट में हमने चर्चा कर भी ली थी इस टॉपिक पे। देखो अहीर और गुर्जर जातियों की बात करें तो ये पशुपालन, दूध दही के व्यवसाय से जुड़ी हुई थी। गुर्जर महिलाएं जो थी वो राजघराने के समय यानी राजमहलों में राजकुमारों का लालन पालन करती थी। तो ये सब बातें क्लियर हुई। किस जातियों की बातें करिए, कृषिकर्मी जो कृषि कार्यों में संलिप्त थी। इसके बाद में देखो बच्चों हम बात करते हैं मुसलमानों की। अगर मुसलमानों की हम बात कर रहे हैं तो अजमेर, मध्य राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में मुसलमानों की संख्या अधिक थी। अब देखो यहां से अगर रीजंस की बात करेंगे तो देखो अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह तथा तुर्की तथा मुगलों के नियंत्रण के कारण राजस्थान में मुसलमानों का प्रभाव रहा है। देखो ये जो सूफी संत की दरगाह है मोइनुद्दीन चिश्ती की, तो वो एक पवित्र दरगाह है और यहाँ पर हर मतलब पूरे विश्व के कोने कोने से मुसलमान आते हैं। तो हम ये समझ पा रहे हैं, ये पहला कारण हो गया, इतना भाई इनका पवित्र स्थान है। दूसरी चीज बात करते हैं, तुर्की और मुसलमानों का जो नियंत्रण, मुगलों का नियंत्रण यहाँ पे रहा, उसके कारण भी इस्लाम यहाँ पे पनपता रहा और यही रीजंस है कि राजस्थान में मुसलमानों का प्रभाव रहा। राजपूत राजाओं ने मुस्लिम विद्वानों, संतों, फकीरों को राजकीय सम्मान में भूमि अनुदान में भी दी थी। तो देखो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे हम कुछ बात करें तो मेनली जो टॉपिक निकल कर आ रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो यही एक लाइन है कि अजमेर में किस संत की दरगाह है। पूछा भी गया है, पाठगत प्रश्नों में भी आप देखोगे और प्रीवियस ईयर में भी आप क्वेश्चन बैंक्स में पेपर्स में ये देख सकते हो, ठीक है। चलिए इसके बाद में हम बात कर लेते हैं इसके आगे कि ये समाज क्या क्या कार्य करता है। तो देखो अगर मुसलमान की हम बात करते हैं तो ये वाणिज्य, व्यापार, चिकित्सा, कर्म, कृषि कार्य भी करते हैं और साथ ही साथ पत्थर चुनाई का काम करने, लुहारी, छपाई, रंगाई जैसा कार्य करने, मैकेनिकल कार्य करने के लिए आज इस जाति को हम जानते हैं, ठीक है। ऐसे जो मतलब कहते हैं ना जो मतलब जोखिम भरे कार्य होंगे वहां पर ज्यादा संख्या में हमें मुस्लिम कम्युनिटी देखने को मिलती है। चलिए इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कुछ जनजातियों की। देखो अगर जातियों की जब हमने बात करी तो समाज का एक अभिन्न अंग थी, परंतु समाज की अगर हम संरचना की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, समाज की संरचना, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो हम जनजातियों को अछूता नहीं छोड़ सकते। अब जनजातियों में कौन कौन सी मुख्य जातियां रहेंगी, जनजातियां रहेंगी, भील, मीना और गरासिया। राजस्थान की जनजातियों में भील, मीना और गरासिया जाति प्रमुख है। ये जातियां अपनी निष्ठा, शौर्य और पराक्रम के कारण राजपूतों में विशेष सम्मान का पात्र थी। देखो मीणाओं की अगर तुम बात कर रहे हो तो आमेर की बात करेंगे,
मीणाओं का शासन था वहां पे। ठीक है, भीलों की हम बात कर रहे हैं तो महाराणा प्रताप की यानी मेवाड़ की हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो यहां देख रहे हैं मीणा राजाओं की अनियमित सैनिक शक्ति के स्रोत थे, यानी जब भी राजाओं को इमरजेंसिकल फोर्स चाहिए होती थी तो वो कहां से, किस जनजाति से संपर्क करते थे? मीणाओं से। ठीक है, आज जयपुर आमेर राजघराने में राजकोष, शस्त्रागार, रनिवास आदि की सुरक्षा का कार्य कौन करता था? मीणा ही करते थे। इसके अलावा देखिए भरतपुर, दौसा, धौलपुर की जो मीणा जाति है वो कृषि कार्य करती थी, मेवाड़ के भील सैनिकों के रूप में कार्य करते थे और अंग्रेजों ने मेवाड़ा बटालियन का गठन कर उन्हें सेना में भी भर्ती कर लिया था। ठीक है, आगे भील को राजस्थानी सेना की मूल बटालियन थी। नोट डाउन कर लो, इसको अच्छे से लिख लो, याद कर लो, दिमाग में छाप लो। ठीक है, कौन सी? भील कोर। इसके अलावा और अन्य जनजातियों की बात करें तो खाती, लुहार, नाई, खुमार, दर्जी, सुनार, तेली, पटवा, छिपा, मोची, ठठेरा, कसाई आदि जातियां भी राजस्थान में प्रचलित थी। तो देखो ये समाज का ढांचा जो हमने देखा वो कई सारी जातियों में विभक्त था और पॉइंट ये निकल करके आते हैं कि हमारी जो सामाजिक संरचना है राजस्थान की वो वैदिक काल पर ही निर्भर करती है। 4 वर्णों की बात कर ले, समाज कई जातियों में विभक्त है, सभी वर्णों के अलग अलग कार्य हैं, वो सब चीजें हमने यहाँ पे देख ली है। चलो बच्चों अब बात कर लेते हैं कुछ पाठगत प्रश्नों की। देखिए राजस्थान समाज के प्राचीन प्रमुख वर्ण बताइए। तो वर्ण तो वो ही चारों, कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। विराट पुरुष से देख लो, भागवत गीता की बात करेंगे तो भी हम ये देख पा रहे हैं। दोनों सिद्धांत याद रख लेना, देवीय सिद्धांत की बात भी कर सकते हो और हम ये कह सकते हैं कि जातीय कर्म के आधार पर जो सिद्धांत है उसकी भी। दोनों सिद्धांतों से आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? चारण जाति किनकी ख्याति का गुणगान करती थी? आपकी, हमारी तो करती नहीं थी। किनका करती थी? राजा महाराजाओं व शासकों की। ठीक है, उन्हीं की तो ख्याति का गुणगान करती थी, उन्हीं के लिए तो वीर रस, वंशावली जैसे ग्रंथों की रचनाएं वो लोग करते थे। इसके बाद में अगला प्रश्न क्या कह रहा है? राजपूतों की प्रमुख 2 शाखाएं कौन सी थी? सूर्य और चंद्र से बनी हुई सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। याद हो गया? चलो इसके बाद में आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है? राजस्थान की जनजातियों के नाम बताइए। मैनली 3, भील, मीणा, गरासिया। मेंशन कर देना, भील, मीणा और गरासिया। ठीक है, हो गया इतना क्लियर? चलो अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला कह रहा है अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है और इसी दरगाह के कारण राजस्थान में मुसलमानों का वर्चस्व बनता रहा है? कौन सी दरगाह है? अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की। ठीक है, हमने टॉपिक में भी देखा था, मैंने वहां भी अंडरलाइन करवाई थी आपको। चलिए इसके बाद में बच्चों हम अगला टॉपिक उठाते हैं। हमने समाज की संरचना को तो देख लिया, अब हम ये देखते हैं कि समाज जिस चीज से बनता है, यानी परिवार जो छोटी सी इकाई है, समाज की मूल इकाई है, वो क्या कहता है? परिवार की अवधारणा को हम समझेंगे, परिवार शब्द की संरचना कैसे हुई वो समझेंगे, परिवार में कौन कौन हो सकता है, क्या क्या दायित्व होंगे, ये सब चीजों को हम देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, परिवार ही शिशु की प्रथम पाठशाला है। बच्चे का विकास उसके परिवार से संभव होता है, इसलिए भारतीय व राजस्थानी समाज में परिवार का महत्व दिया गया है। भाई ये सीधी सी बात है, हमारी पहली पाठशाला, बच्चे की पहली पाठशाला क्या होगी? उसका परिवार होगा। जैसे परिवार में वो चीजें देखेगा वैसा ही वो समाज के सामने प्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे शिशु की प्रथम पाठशाला कहना गलत नहीं होगा। दूसरी बात, इस पारिवारिक संगठन के अंतर्गत माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन तथा पुत्र पुत्री आते हैं। एक परिवार की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, राजस्थान में परिवार नामक संस्था उत्तर पाषाण काल में स्थापित हो चुकी थी। तो आप ये समझ पा रहे हो कि ये जो परिवार नाम की संस्था है, इसका जो इतिहास है वो कितना प्राचीन हो रहा है हमारे राजस्थान के परिदृश्य में। तो देखो बच्चों, अगर हम बात करें, मनुष्य ने जब पशुपालन और कृषि व्यवसाय को अपनाया तो परिस्थितियों ने उसे बड़े परिवार के लिए बाध्य कर दिया, क्योंकि इस अवस्था में श्रम का महत्व बढ़ गया था। जब पशुओं को पालना शुरू किया, खेती करना शुरू कर दिया था मानव ने, तो उसी समय उसको जरूरत पड़ गई थी कुछ लोगों की, कुछ संगठन की, और इस संगठन, इस संस्था का नाम ही क्या था? परिवार था। उत्तर पाषाण काल से ही हम ये देखते आ रहे हैं। ठीक है, परिणाम स्वरूप रिश्तों में प्रागढ़ता और वैदिक काल में परिवार का संयुक्त परिवार में बदल जाना इसका उदाहरण है। तो यहां से एक आइडिया तो तुम लगा पा रहे हो। 2 टाइप्स ऑफ फैमिलीज हम यहां देख रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली की बात कर रहे हैं और जॉइंट फैमिली की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में देखो, श्रीमती कार्वे के अनुसार संयुक्त परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो एक ही घर में रहते हैं, एक ही स्थान पर बना भोजन करते हैं, सामान्य संपत्ति से संबंधित हैं, सामान्य पूजा में भाग लेते हैं और किसी न किसी प्रकार रक्त संबंध द्वारा आपस में बंधे हुए हैं। जो ये सारी टर्म्स पूरा कर लेता है वो कौन सा परिवार हो गया? संयुक्त परिवार।
राजस्थान में परिवार मुख्यतः दो रूपों में पाए जाते हैं, एकाकी परिवार और संयुक्त परिवार। याद रह जाएगा। कार्य की डेफिनेशन कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है हमारे लिए, छोटी सी बात है भाई। संयुक्त परिवार क्या है? एक ग्रुप है जिसमें सारे क्या करेंगे? एक ही घर में रहेंगे, एक ही स्थान पे बना हुआ भोजन करेंगे, सामान्य संपत्ति से सबकी संपत्ति सबकी होगी, वो पूजा वूजा में भी सब भाग लेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो किसी ना किसी रूप में, चाहे वो एक पीढ़ी का अंतर हो, दो पीढ़ी का अंतर हो, किसी ना किसी रूप में उनमें आपस में क्या होना अनिवार्य है? रक्त संबंध होना अनिवार्य है। ठीक है, कार्य के अनुसार ये परिभाषा है संयुक्त परिवार की। टू टाइप्स ऑफ फैमिलीज याद रख लेना, एकाकी और संयुक्त। देखो इसके बाद में हम बात करते हैं राजस्थान में परिवार की। तो राजस्थान का परिवार कैसे होते थे भाई? पहले पितृसत्तात्मक होते थे। परिवार का जो वयोवृद्ध व्यक्ति है वही क्या माना जाएगा? मुखिया माना जाता था, और सब प्रेम का व्यवहार करते थे। पुत्र था वो पिता के लिए आज्ञाकारी होते थे। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथों में परिवार को किस नाम से संबोधित किया गया है? कुल के नाम से। पूछ लेता है कई बार, याद रख लेना। ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार परिवार को क्या संज्ञा दी गई है ऐसा करके, या ब्राह्मण ग्रंथों में परिवार के लिए कौन सा शब्द मिलता है? तो ये सब चीजों का आंसर एक ही निकल के आएगा, कुल कहते थे इसको। ठीक है, परिवार समस्त सामाजिक संगठन में परिवार सर्वाधिक व्यापक और महत्वपूर्ण संस्था है। देखो अगर परिवार की तुम बात कर रहे हो तो जितनी भी सामाजिक संस्थाएं निकल करके आएंगी ना, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन रहेगा? परिवार रहेगा। अरे भाई वैसे ही समझ में आता है, बच्चे की पहली पाठशाला है तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि इसी से बच्चे का विकास शुरू होता है, यहीं से। ठीक है, चलो, परिवार को संगठित रखने के लिए राजस्थान समाज ने विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया है, जो इस प्रकार है। देखो ये सारी चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़ लिया था? पंच महायज्ञ फर्स्ट पार्ट में जब हमने भारतीय संस्कृति को, भारतीय समाज को देखा था तो हमने समझा था। तीन ऋण के बारे में भी हमने देख लिया था, जब हम किसकी बात कर रहे थे? गृहस्थ आश्रम की बात कर रहे थे। वहां पे तीनों ऋणों से व्यक्ति कैसे मुक्त होता है वो चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। चारों पुरुषार्थ जो कि मैनली थे हमारे, चारों पुरुषार्थ, चाहे भौतिक सुख की बात कर रहे हैं चाहे आध्यात्मिक सुख की बात कर रहे हैं, वहां पे इन चारों पुरुषार्थ को हमने देखा था, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जहां हमें पता चल रहा था धर्म और मोक्ष क्या कर रहे हैं? आध्यात्मिक सुख दे रहे हैं, और अर्थ और काम क्या कर रहे हैं? भौतिक सुख दे रहे हैं। ये सब चीजें हमने हमारे फर्स्ट पार्ट में क्लियर कर ली। बचा गया 16 संस्कार। तो चलो एक बार 16 संस्कार को देख लिया जाए, और यहां से जो संभावित प्रश्न बनने वाले हैं उन पे भी हम चर्चा कर लेंगे। आप नोट डाउन करते रहना। देखो बच्चों, यहां पे सबसे पहली चीज कि यहां से जो प्रश्न हो रहा है कि राजस्थान समाज ने कौन कौन से दायित्वों का निर्वहन किया है जो परिवार को संगठित करने के लिए आवश्यक है? पंच महायज्ञ, 3 ऋण, 4 पुरुषार्थ और 16 संस्कार। याद रह जाएगा। चलो अब देख लेते हैं हम हमारे संस्कार कौन कौन से। राजस्थानी परिवार में संस्कारों की पूर्ति का संबंध जीवन को पवित्र बनाए रखना है। देखो जो भी चीजें अगर हम देखें ना, जो भी हो, चाहे वर्ण व्यवस्था की बात करें, एक जाति व्यवस्था की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर उत्तर वैदिक काल के बाद में जब जाति क्या जन्म का आधार बनने लग गई थी ना, तब की अगर हम छोड़ देते हैं, उससे पहले की हम बात करते हैं, तो जितनी भी व्यवस्थाएं की गई थी वो मानव जीवन को समृद्ध बनाने के लिए, संस्कारित बनाने के लिए तथा अपने दायित्व का निर्वाह करने के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए की गई थी। ऐसा ही कुछ था ना भाई। देखो तुम्हें 4 पुरुषार्थ बता दिए, तुम इनको फॉलो करो। क्या करना है? तुम्हें जीवन में भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख प्राप्त हो जाएंगे, है ना। ऐसे ही आश्रम व्यवस्था बनाई गई। क्यों बनाई गई? कि तुम तुम्हारे जीवन को 100 ऑफ ईयर का मान करके सारे जो तुम्हारे डायमेंशंस हैं उनको पूरा कर लोगे, तुम सारे ऋणों से भी मुक्त हो जाओगे, पंच महायज्ञ भी कर लोगे, तुम 16 संस्कार का निर्वहन भी कर लोगे, सारी तरह के जीवन तुम जी लोगे। ये सब चीजें इसीलिए बनाई गई थी। तो वैसे ही अगर संस्कारों की बात कर रहे हैं तो इनका संबंध जीवन को पवित्र बनाए रखना है। व्यक्ति को शुद्धिकरण के लिए समय समय पर अनुष्ठान बताए गए हैं। इन्हीं 16 अनुष्ठानों को हम क्या कहते हैं? संस्कार कहते हैं। देखो चाहे गर्भाधान की बात करेंगे, पुंसवन की बात करेंगे, सीमंतोन्नयन की बात करेंगे, इन सबकी जब हम बात करेंगे ना तो हमें ये समझ में आएगा कि इनका एक टाइम पीरियड होता है। तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी हमें हल्का सा लुक लेते हुए निकल जाएंगे, है ना, क्या कौन सा संस्कार किस काम में आ रहा है। ठीक है, उतना जानने की हमें जरूरत नहीं है, फिर भी फॉर द नॉलेज हम उसको देख लेंगे। चलो 16 संस्कारों के नाम ही हमसे पूछे जाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। 16 संस्कार कौन कौन से हैं? गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, विद्यारंभ,
कर्ण भेद, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। तो देखो यहाँ पे ये सारे जो 16 संस्कार हैं, 16 अनुष्ठान हैं जो समय समय पर किए जाते हैं। कुछ जन्म से पहले के हैं, कुछ जन्म से बाद के होंगे, ठीक है। और हम एक देख रहे हैं, एक ऐसा है जो मृत्यु पर किया जाता है, वो कौन सा है? अंत्येष्टि, ठीक है। विवाह की बात करें तो विवाह के बाद में यही आ रहा है सीधा, है ना। सो हम ये देख पा रहे हैं कि ये सारे संस्कार हैं, उन्हें हम किस नाम से संबोधित कर रहे हैं? अनुष्ठान के नाम से। और अनुष्ठान क्या होता है? अनुष्ठान का मतलब होता है कि समीप बैठना। किसके समीप बैठना भाई? प्रभु के समीप बैठना, अच्छी संगत में बैठना। तो वैसा ही कुछ इनके लिए भी है, ये टाइम टाइम पे किए जाते हैं जीवन को पवित्रता से परिपूर्ण करने के लिए। हो गए। अब राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, 16 संस्कारों के नाम तो तुम याद रखोगे डेफिनेटली, और मैं ये कह रहा हूं सीक्वेंसली याद होने चाहिए तुम्हें। यहां से प्रश्न आ गया तो दिक्कत में आ जाओगे, समझ गए, ठीक है। अब पिछली बार की बात कर रहे हो या पाठगत प्रश्नों की बात करें तो लास्ट ईयर में देखो सीधा सीधा पूछा गया था कि वर्तमान में राजस्थान में कौन कौन से संस्कारों को मान्यता प्रदान की गई है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चंस हमको देखने को मिलेंगे। तो देखो, गर्भाधान, सीमंतोन्नयन, अन्नप्राशन, विद्यारंभ, उपनयन, विवाह और अंत्येष्टि संस्कार वो संस्कार हैं जिन्हें राजस्थान समाज में मान्यता मिली हुई है। देखो, करने को तो सारे संस्कार हम कर सकते हैं बट करते नहीं है, पर ये मेनली हम हर जगह देख सकते हैं, ये सारे हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? संस्कार समझ में आ गए। प्रश्न क्या बनेंगे? 16 संस्कारों के नाम पूछ सकता है, अनुष्ठान पूछ सकता है, संस्कार का मतलब क्या है उसकी डेफिनेशन पूछ सकता है, या फिर राजस्थान में वर्तमान में कौन कौन से संस्कार प्रचलित हैं ये वाली चीज हमसे पूछ सकता है। क्लियर? चलो, इसके बाद में हम देख लेते हैं अगला, वो है हमारा विवाह। हमारा मतलब टॉपिक विवाह है ना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, विवाह की बात करें तो संस्कार व्यवस्था में विवाह का भी प्राय उपनयन यानी जनेऊ जैसा, जब उपनयन लिया जाता है तो व्यक्ति क्या होता है? अपने एक ऋण से मुक्त हो जाता है। वैसे ही अगर विवाह की तुम बात करते हो तो विवाह क्यों किया जा रहा है? वंश की रक्त पवित्रता के कारण विवाह की बड़ी गरिमा रही है। राजस्थानी समाज में युवक ग्रस्त जीवन में प्रवेश विवाह के माध्यम से करता है। विवाह पुरुषार्थ का मूल है। जब हम चारों पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों की जब तुम बात करोगे ना तो वो कहां से स्टार्ट माने जाएंगे? विवाह से। विवाह के बाद ही धर्म किया गया हम देखते हैं उन्नत माना जाता है, ठीक है। जब गृहस्थ जीवन में व्यक्ति धर्म को भूलता नहीं है, धर्म का आचरण करता है, तो हम कहते हैं कि उसका विवाह सही संपन्न हो रहा है, उसका वैवाहिक जीवन सही चल रहा है, ऐसा ही कुछ होता है। उसी प्रकार अर्थ की प्राप्ति वहीं करता है। धर्म, अर्थ, काम की बात करें तो वहीं पे करता है संतान उत्पत्ति के लिए, है ना। और फिर मोक्ष की बात करते हैं तो गृहस्थ जीवन के पश्चात वो मोक्ष के लिए निकल जाता है। तो गृहस्थ जीवन कहां से? विवाह से। तो विवाह को पुरुषार्थों का मूल माना गया था, ठीक है बच्चों। इसके अलावा देखिए, प्राचीन काल में विवाह के कितने प्रकार बताए गए हैं? 8 प्रकार बताए गए, और 8 के 8 तुम यहां देख सकते हो, ठीक है। कौन कौन से? ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आश विवाह, प्रजापत्य विवाह, आशुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। देखो बच्चों, इनमें से हम ये बात करें कि रामायण और महाभारत काल की जब हम बात करेंगे तो हमें ये पता चलता है कि स्वयंवर प्रथा भी वहां पे प्रचलित थी। 8 प्रकार के विवाहों में जो पहले 4 हैं, कौन कौन से? ब्रह्म, देव, आश और प्रजापत्य, ये विवाह कैस कोटि के माने गए? श्रेष्ठ माने गए। बाकी हम बात करेंगे आसुर विवाह, गंधर्व विवाह और राक्षस विवाह, पिशाच विवाह, तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि भाई इसमें कोई ना कोई दिक्कत कहीं ना कहीं छुपी हुई है ना। चलो, इनकी डिटेल्स में जाने की हमें जरूरत नहीं है। जैसे कि ब्रह्म विवाह क्या होता है? जब उसके पिता से आज्ञा लेकर के वो विवाह किया जाता है, ऐसी चीजें, तो उन चीजों का हमारे सिलेबस से कोई रिलेट नहीं है ना। चलिए, इसके बाद में हमने ये देख लिया कि 8 विवाह में से 4 विवाह श्रेष्ठ माने गए, ठीक है। देखिए, समाज में नियोग प्रथा भी प्रचलित थी, किंतु नाम मात्र की थी। नियोग विवाह के विकसित होने से विधवा विवाह का प्रचलन बढ़ गया था। प्राचीन काल में भी डॉरी सिस्टम था, दहेज प्रथा थी, परंतु उस समय दहेज कन्यादान के नाम से यथा अनुसार, यथा श्रद्धा अनुसार दिया जाता था, और जिसे आज हम देखते हैं तो ये क्या बन गया है? आज तो ये एक अभिश्राप बन गया हमारे लिए, दहेज एक कुप्रथा बन चुकी है। हो गया। तो यहां तक की बात हम करें तो विवाह को लेकर के 2 ही 3 चीजें निकल के आई है। पहला तो ये कि पुरुषार्थ का मूल माना गया, ठीक है, वंश वृद्धि के लिए भी बोल सकते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे 8 प्रकार के विवाह के, जिसमें 4 प्रकार के विवाह क्या है? प्रचलित है, और नियोग प्रथा की भी हम बात करेंगे, जिससे क्या हुआ कि विधवा विवाह का प्रचलन बढ़ गया था। क्लियर? चलिए, अब कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। उससे पहले हम एक टॉपिक ले लेते हैं, रहन सहन एवं खान पान। तो देखो, रहन सहन और खान पान की अगर हम बात करेंगे
समाज की बात कर रहे हैं, समाज में कई सारी जातियां उपजातियां निवास कर रही हैं, अलग अलग धर्मावलंबी लोग रह रहे हैं, तो उनके जाहिर सी बात है रहन सहन और खान पान में भी क्या रहेगा, अंतर रहेगा। तो इसी चीज को लेकर डिस्कस कर लेते हैं। राजस्थान के समाज का रहन सहन जलवायु से प्रभावित था। कैसे प्रभावित था, इसके साथ हम ये देखते हैं कि राजस्थान में ज्यादातर वो अनाज खाया जाएगा, राजस्थान की बात ही अवॉइड कर दो, तुम तो ये देख लो जिस एरिया में जो धान सबसे ज्यादा उपलब्ध हो जाता है ना, वहां पे उसका ही उपयोग ज्यादा किया जाता है। ऐसा ही होता है ना, क्लियर है ना, ठीक है। तो वैसी बात कुछ ऐसी थी कि राजस्थान के समाज की बात करें तो यहाँ का चाहे रहन सहन हो या खान पान हो, वो सब किस पे निर्भर कर रहा है, जलवायु से प्रभावित हो रहा है। इसके साथ विभिन्न वर्गों में भी रहन सहन खान पान वेशभूषा में विविधता थी। वो हमने पहले भी बात कर ली कि भाई जैसा देश वैसा भेष, जैसी जाति जैसा भेष, जैसा रहना खाना होगा, जैसी जाति होगी उसका अलग अलग होगा, सबका डायमेंशन अलग अलग है ना। व्यवसाय और कामकाज की व्यवस्था के कारण हम ये देखते हैं कि रहन सहन भोजन इत्यादि में भी क्या थी, असमानता थी। उच्च वर्ग में अच्छा पहनावा था, आभूषण पहनते थे, आभूषण प्रतिष्ठा के सूचक थे, जबकि व्यक्ति विशेषतः अपनी एक रूपता रखता था। ठीक है, चलिए इसके बाद में राजस्थान में भोजन प्राकृतिक उपलब्ध वस्तुओं पर आधारित था। कंदमूल, मांस तथा वन में मिलने वाली वस्तुएं लोग खाते थे। ये चीजें यहां से पूछी जा सकती है कि प्राकृतिक उपलब्ध वस्तुएं कौन कौन सी है भोजन संबंधित, तो वो ये थोड़ा सा देख लेना तुम, है ना। पूर्व भोज्य पदार्थों में हम बात करें जो पहले से था, जैसे गेहूं, जौ, चावल, खीर, मोदक, तिलकुट का उपयोग होता था। मध्यकाल में तुम देखोगे रोटी, दाल, छाछ, घेवर, फैनी, सुअर, शेर, खरगोश, हिरणों का शिकार भी किया जाने लग गया था। तो रहन सहन की बात कर रहे हैं। अब देखो रहन सहन खान पान की जब बात कर रहे हैं तो वेरिएशन जितनी भी आ रही है ना, ये जितने अप एंड डाउन आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, जलवायु प्रभावित कर रही है। जातियों का जो उनके तरीके हैं, उनका कल्चर, उनकी संस्कृति है, वो उस चीज को प्रभावित करेगी। और मेनली हम ये देखते हैं कि जो लेवल ऑफ कम्युनिटी है, समाज का लेवल है, वो भी उस चीज को प्रभावित कर रहा है। संपन्न वर्ग का पहनावा अच्छा है, आभूषण वो पहन रहे हैं, और नॉर्मल व्यक्ति देख रहे हैं वो नॉर्मल जीवन जी रहे हैं। बच्चों इसके अलावा अगर परिधान की बात कर रहे हैं, पहनावे की हम बात कर रहे हैं, तो देखो राजस्थानी वेशभूषा का सांस्कृतिक पक्ष इतना प्रबल है कि सदियों के बाद भी परिधानों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। या इमेज तुम देख पा रहे हो, आज भी हम ये देखते हैं कि राजस्थान ग्रामीण परिवेश में यही वेशभूषा हमको इतने सालों बाद, इतने वर्षों बाद, इतनी हम कहते हैं अप एंड डाउन आने के बाद भी, आज सदियों बाद भी यही वेशभूषा हमें देखने को मिलती है। परिधानों में पुरुष परिधान व स्त्री परिधान अलग अलग थे पहले भी। कालीबंगा और आहड़ सभ्यता में हम देखते हैं सूती वस्त्रों का प्रयोग हमें वहां पे देखने को मिलता है। थोड़ा सा रिमाइंड कर लेना कौन से वस्त्र हैं, सूती वस्त्र, बस ये थोड़ा सा यहाँ से काम की चीज है, बाकी हमारे काम की अभी तक नहीं है। साधारण लोग धोती, ऊपरी वस्त्र जो कंधे के ऊपर होकर के दाहिने हाथ के नीचे अंगरखा कहते थे, उसको इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है। यहां से बांध के यहाँ उसमें गांठ लगा दी जाती थी। तुमने कई सारे उसमें भी देखा होगा, इसने तो नहीं पहन रखा, बाकी हमने देखा है ना, यहाँ आकर उसको यहाँ गांठ लगा दी जाती थी, है ना, तो वो अंगरखा होता था। ठीक, इसके बाद में देखिए वनवासी कम वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सर्दियों की बात करें तो उस समय वो पशुओं के चमड़ों का उपयोग कर लेते थे। सर्दियों में अंगरखी पहनावा भी प्राचीन परंपरा के अनुकूल था, वही जिससे पूरा बदन ढक लिया जाता था। गुप्तोत्तर काल में मूर्ति चित्रों से हमें यह ज्ञात होता है कि पुरुष क्या कर रहे हैं, छपे हुए वस्त्र पहन रहे हैं, धोती घुटनों तक, अंगरखी जांघों तक तथा पगड़ी पत्तों को लटका करके पहनी जाती थी। ये सारी वेशभूषाएं कहां से पता पड़ रही है हमें, मूर्ति चित्रों को देख करके। और राजा महाराजाओं की बात करोगे ना, तो उस समय हम ये देखते हैं जो देवताओं की पोशाक थी ना, तत्कालीन देवताओं की जो पोशाक थी, उसको देख करके हम ये देख पाते थे कि संपन्न वर्ग या राजा शासक वर्ग कौन सी वेशभूषा पहनता था। विविध व्यवसाय करने वाले लोगों के परिधानों में भेद था। जैसे शिकारी केवल धोती पहने हुए, किसान लंगोटी के ढंग से ऊंची बांध वाली धोती, ब्राह्मण नीचे लटकती हुई धोती, चादर व्यापारी धोती, लंबा अंगरखा, पगड़ी, सैनिक जांघिया या छोटी धोती पहनते थे, छोटी पगड़ी और कमरबंद का प्रयोग करते थे। नहीं पूछेगा, ये सब चीजें हमारे लेवल की नहीं है, यानी ये चीजें पूछने लायक नहीं है। बस यहां तक अब तक तुम्हें यही पता रहना चाहिए कि कालीबंगा और आहड़ में कौन से वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था, सूती वस्त्रों का। मुगलों के आने के बाद पहनावे में क्या हुआ, परिवर्तन हो गया, कुछ अपडेट्स हो गए। देखो राजस्थान में पगड़ी का महत्वपूर्ण स्थान है। यहां से तुम अटेंशन ले लो, यहां से पूछे जाने वाली बातें आ गई। पगड़ी किसका प्रतीक है, सम्मान का प्रतीक है। राजशाही परिधान उस समय देवताओं की मूर्तियों से पता चलता है, डिस्कस कर लिया हमने। कालीबंगा और आहड़ की खुदाई से यह ज्ञात होता है कि उस युग की महिलाएं साधारण वेशभूषा पहनती थी, वे अधोभाग को ढकने के लिए छोटी साड़ी का प्रयोग करती थी। पगड़ियों में भी कई टाइप की पगड़ियां और आगे कुछ परिधानों के नाम आएंगे, उन्हें हम याद कर लेंगे, वो हमारे मतलब के रहेंगे।
देखो कालांतर में स्त्रियों साड़ी को करगनी से बांधती और ऊपर तक सिर ढकती थी, छाती को कपड़े से ढककर उसे पीठ पर बांध लेती थी। इसके बाद साड़ी को नीचे तक लटकाकर ऊपर कंघी और या सिर तक ले जा करके उसको बांध लेती थी। मध्यकाल में स्त्रियां जो प्राय लहंगे का प्रयोग किया करने लगी थी उसे राजस्थान में किस नाम से जानते हैं? घाघरे के नाम से जानते हैं। वेशभूषा, अलंकरण, छपाई, कसीदे से परिपूर्ण होती थी। तो यहाँ पे हमारे लेवल से कुछ नहीं है, गुप्तोत्तर काल का एक पॉइंट याद रख लेना। वहां के मूर्ति चित्रों को जब हमने देखा तो हमें यह पता चला कि पुरुष छपे हुए, पेंटिंग किए हुए, प्रिंटेड कपड़ों का प्रयोग करने शुरू कर दिया था पुरुषों ने, है ना। ठीक है, देखिए साड़ी, ओढ़नी, लहंगा, कैंचुली, ये सब चोली इनका प्रयोग होता था। वस्त्रों के प्रकार है, नहीं पूछता है कभी भी। कुर्ती किसे कहते हैं तुमसे नहीं पूछेगा। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा देखने वाली बात है, स्त्रियों के परिधानों में जमादानी, टसर, छींट, मलमल, मखमल, पारचा, मसक, बहादुरशाही, गंगाजली प्रचलित थे। ये प्रिंट है, कपड़ों के टाइप्स हैं, ये सारे तुम्हें ध्यान रखने हैं। मौसमी परिधानों का प्रचलन भी था उस समय। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ प्रिंट है और टाइप्स ऑफ मतलब कहते हैं ना कि कपड़े का जो प्रकार है वो तुम्हें जरूर थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक, चलिए इसके बाद में हम आभूषणों की भी बात कर लेते हैं। परिधान के साथ साथ आभूषण देख लेते हैं। आभूषण में जो प्रश्न बनते हैं हमारे, हम परीक्षा की बात कर रहे हैं तो परीक्षा की संभावित दृष्टि से जो प्रश्न बन सकते हैं वो बनते हैं, किसी पर्टिकुलर आभूषण का नाम पूछ सकता है, स्त्री या पुरुषों के सम आभूषणों के नाम पूछ सकता है, बस यही बनेंगे। तो उसी को नोटिस दिमाग में रखते हुए हम यह ध्यान देंगे। राजस्थान में प्राचीन काल से ही स्त्रियों को आभूषण पहनने का काफी चाव था। खुदाई में प्राप्त अवशेषों में स्त्रियां मृणमय और चमकीले, ये वाली चीज है ना, ये इंपॉर्टेंट है भाई। कौन कौन से पत्थरों की मणियों के आभूषण पहनते थे पहले? प्राचीन में बात करें तो मृणमय तथा चमकीले पत्थर की मणियों के आभूषण पहने जाते थे। पहला पॉइंट निकल करके आया, हाथों में चूड़ियां, कड़े या पैरों में खड़वे और गले में लटकने वाला हार पहनती थी, नहीं पूछता है हमसे। सोने, चांदी, मोती और रत्नों के आभूषण में महिलाओं की ज्यादा रुचि होती थी। किसकी नहीं होती? सबकी होती है ना। ये लाइन भी हमारे मतलब की नहीं है, पूरे पैराग्राफ में एक ही लाइन आपके मतलब की है, अच्छे से रिमाइंड कर लेना। ये मृणमय तथा चमकीले पत्थरों की मणियों वाले आभूषण खुदाई में हमें ये प्राप्त हुए हैं। ठीक, चलो इसके बाद में आगे, साधारण वर्ग की स्त्रियां कांसे, पीतल, तांबे, कोड़ी, सीप, मूंग के गहने पहनती थी। यहां पे देखो साधारण से भी पूछ सकता है, या फिर तुम्हें पूछे कि स्त्रियों के आभूषण किन किन धातुओं से या किन किन चीजों से बने होते थे। मृणमय हमने देख ही ली, पत्थरों के। यहाँ पे उसके बाद में कांसा, पीतल, तांबा, कोड़ी, सीप, मूंगे की बात करेंगे, हाथी दांत की बात कर लेंगे, सोने चांदी की भी बात कर लेंगे। इसके अतिरिक्त राजस्थान में हासली, ये सारे आभूषणों के नाम है भाई, रट लेना तुम्हें ना। हासली, बाजूबंद, कर्ण, कुंडल, करगनी, अंगूठी, मेखला, केयूर आदि का प्रचलन था। समय के अनुसार आभूषणों के नाम में भी क्या होता गया? परिवर्तन होता गया भाई। जैसे बोर को देख लो ना, सिर पर बांधे जाने वाला जेवर, आ गया वही लाइन, सिर पर बांधे जाने वाले जेवर को बोर, शीश फूल, रखड़ी और टीका नाम से पुकारने लगे। सारा एक ही है, कहां बांधना है? सिर पे बांधना है। नाम देखो चेंजेस होते जा रहा है। बोर कह रहे हैं, उसी के टाइप्स का थोड़ा सा अपडेट हुआ, शीश फूल बन गया, रखड़ी बन गई, थोड़ा अपडेट हो गया, टीका बन गया। तो ये सब चीजें उससे समय के साथ चेंजेस होती जा रहे हैं। स्त्रियों के साथ साथ पुरुष भी क्या थे? शौकीन थे गहनों के, हाथों में, कानों में, उंगलियों में, गले में पहनना शुरू कर दिया था। वर्ग और जाति के अनुसार भी गहने पहने जाते थे। आभूषण आर्थिक स्तर को भी प्रदर्शित करते थे। जो जितना महंगा, जितना ज्यादा सोना पहन रखा है ना, वो क्या है? वही सबसे ज्यादा पैसे वाला है ना। तो वैसा ही कुछ उस समय भी हो रहा था। ये सारी चीजें, टॉपिक्स ऑफ की बात करें, क्या क्या याद रखना है? मतलब जो जितने भी यहां से गहनों के नाम आए आभूषणों के, वो तुम याद रखोगे, ध्यान में रखोगे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी बात, तुम ये देखोगे कि जो अगर आरंभिक समय की बात कर रहे हैं, खुदाई की बात कर रहे हैं, तो पत्थरों के जो आभूषण मिले हैं वो मर्ण में और चमकीले पत्थरों से बने, वो वाली बात याद रखोगे। सामान्य वर्ग की महिलाओं के आभूषण कौन कौन सी चीजों से बने होते थे, वो चीजें ध्यान रखोगे तुम। ये बस इतना हमें ध्यान रखना है, बाकी सारा हमारे काम का नहीं है। चलो इसके बाद में देखो हम कुछ प्रश्नों को लेते हैं। शिशु की प्रथम पाठशाला किसे कहा गया है? परिवार को कहा गया। फर्स्ट स्कूल फैमिली है भाई, है ना। ठीक है, इसके बाद में परिवार के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, पुत्र पुत्री, ये सब आता है। ठीक है, वो हम मेंशन कर चुके हैं यहाँ पे। इसके बाद में अगला प्रश्न क्या कह रहा है? परिवार के दो रूप, बिल्कुल, एकल परिवार और संयुक्त परिवार, न्यूक्लियर फैमिली एंड ए जॉइंट फैमिली। ये क्या है? इसके हमारे टाइप्स ऑफ फैमिलीज है ना। ठीक है, इसके बाद में आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? राजस्थानी समाज में किन दायित्वों का निर्वहन करते थे? राजस्थानी देखो, संस्कार, विवाह, यज्ञ, ये सारे दायित्व हैं जिनका निर्वहन कर लेते हैं परिवार में आराम से।
चार संस्कारों के नाम, कोई भी चार जो तुम्हें अच्छे लगे लिख दो नाम। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नंबर से लिखे। और भी तुम्हें जो वहां पे याद आए वो लिख सकते हो, 4 5 जितने पूछता है उतने मेंशन कर सकते हो, 16 भी पूछ सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, विवाह के कितने प्रकार होते हैं, नाम नहीं बताने, टाइप्स ऑफ मैरिज पूछा है, बस 8 प्रकार होते हैं। वो तुम बाद में बताओगे कि भाई ब्रह्म विवाह क्या है, देव विवाह क्या है, आर्ष क्या है ना, वो सब चीजें तुम्हें बाद में बतानी है। पूछे तो नाम लिखिए, ऐसा मेंशन कर दे तो ठीक है। और किसी को याद रहे तो यहां भी मेंशन कर सकता है। चलो, इसके बाद में श्रेष्ठ 4 विवाह कौन से माने गए, हमने टिक करवाया था भाई, ये प्रश्न भूलना मत। देखो ऐसा कैसा पूछ लिया है, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह, ये क्या है, श्रेष्ठ विवाह है, श्रेष्ठ टाइप के विवाह है। और इसके बाद में जो आसुर वासुर वो सब आ रहे हैं ना, गंधर्व, पिशाच, दानव, वो क्या है, वो सारे विवाह निम्न कोटि की विवाह माने गए 8 टाइप्स में से। ठीक है, इसके बाद में अगला है राजस्थान का रहन सहन किससे प्रभावित, भौगोलिक दशा, जलवायु से प्रभावित होता है। हमने पहले ही लाइन पढ़ी थी। और अगर तुम्हें ये याद नहीं है ना तो तुम्हें दोबारा से इसको रिवाइज करना होगा। देखो ये मेनली प्रश्न बनता है सीधा सीधा ही, क्योंकि रहन सहन की जब बात करते हैं 2 ही प्रश्न बनते हैं, जलवायु से प्रभावित हो रहा है या फिर उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति से प्रभावित हो रहा है उनका रहन सहन, बस 2 ही बातें याद रखनी है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में प्राकृतिक भोजन से क्या आशय है, प्राकृतिक भोजन डिस्कस किया था, नोट डाउन करवाया था मैंने, कंदमूल है या फिर फल की बात करें, मांस की बात करें, ये सारा क्या आ रहा था, प्राकृतिक भोजन में आ रहा था। भाई सीधा सीधा प्रकृति से प्राप्त हो रहा है। प्रकृति का मतलब तुम क्या देखते हो, पेड़ पौधे ही नहीं होते, पेड़ पौधे जीव जंतु सारे प्रकृति के अंग होते हैं। तो वहां से देख रहे हैं कंदमूल आ रहा है, फल फूल आ रहे हैं, बात कर रहे हैं मांस की, तो ये सारा क्या कहलाएगा, हमारा प्राकृतिक भोजन। याद रहेगा इतना, चलो ठीक है। इसके बाद में देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कालीबंगा व आहड़ सभ्यता में किस प्रकार के वस्त्रों का प्रचलन था। और मैंने इसको तुम्हें इंपोर्टेंट भी करवाया था, अगर तुम्हें अभी भी याद नहीं हुआ तो तुम्हें बहुत मेहनत की जरूरत है ना। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि सूती वस्त्रों का, उस पूरे टॉपिक्स में जब हमने ये वस्त्रों वाला टॉपिक किया था, परिधान वाला टॉपिक किया था, तो केवल और केवल मैंने एक ही लाइन अंडरलाइन करवाई थी, वो यही थी कि अगर कालीबंगा और आहड़ सभ्यता की बात करेगा ना तो वहां पे यही पूछेगा कि वस्त्रों का चलन कौन कौन से का था और वो किस चीज के थे, सूती वस्त्र थे। ठीक है, हो गया रिवाइज। चलो इसके बाद में आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है स्त्रियों के प्रमुख परिधानों के नाम, और ये सारे के सारे लिख दिया। आभूषणों के भी पूछ सकता है, परिधानों के भी पूछ सकता है, यही लाइन हमने वहां बोली थी और उसका आंसर यहां पे लिखा हुआ है, धोती, ऊपरी वस्त्र, साड़ी, लहंगा, ओढ़नी इत्यादि। ठीक है, चलो इसके बाद में देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है, साधारण स्त्रियां किस प्रकार के आभूषण पहनती थी, वो सब हमने देखा था, कांसे, पीतल, तांबे, कोड़ी, सीप, मूंग के आभूषण, हाथी दांत के बने हुए भी पहन लेती थी कुछ कुछ। साधारण स्त्रियां इसने मेंशन किया है, क्या मेंशन किया है, एक टॉपिक की साधारण स्त्रियां किस प्रकार के आभूषण पहनती थी, तो हमने यहाँ पे ये चीज मेंशन करी है साधारण स्त्रियों को लेकर के, सोना चांदी हटा दिया है। ठीक है, चलो इसके बाद में अगला प्रश्न कह रहा है राजस्थान की महिलाओं के आभूषणों के नाम बताइए। ये लो भाई, ये दूसरा प्रश्न आ गया, वहीं से टॉपिक से आया ना, सेम लाइन आ गई। तो हासली, बाजूबंद, कर्णकुंडल, मेखला और अंगूठी यहाँ पे मेंशन कर दिए। हो गया क्लियर। चलो इसके बाद में अगला क्या कह रहा है, प्राचीन राजस्थान में कौन कौन से पत्थरों के आभूषण पहने जाते थे। भाई पत्थरों के 2 ही टाइप्स थे उस समय, मृणमय, एक तो भूरे भूरे मिट्टी के रंग का सा था, और एक चमकीला पत्थर, इन्हीं के वो मोती वोती बना करके आभूषण बनाए जाते थे। और हमने आभूषणों में जब ये देखा था तो मैंने ये लाइन वहां पे अंडरलाइन करवा दी थी तुम्हें। क्लियर हो गई, चलो ठीक है। इसके बाद में बच्चों हम अगला जो टॉपिक देखते हैं वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पार्ट्स का, राजस्थान वाले पार्ट का। क्या है कि राजस्थान में सामंतवाद। देखो अगर राजस्थान में शासक वर्ग की बात करते हैं तो कौन से वर्ग को देखा हमने, राजपूत समाज को जब देख रहे थे तो शासक वर्ग में बहुलता से हमने उसी को रखा है। ठीक, तो जाहिर सी बात है पहले तो हमें यह समझना होगा कि सामंत होते क्या थे। एक चीज क्लियर करोगे, ठीक, सामंत क्या होते हैं। दूसरा कि सामंतों को क्या क्या सुविधाएं मिलती थी। तीसरा कि सामंतों के लिए क्या क्या प्रोटोकॉल से उनको क्या क्या कार्य करने पड़ते थे। 3 चीज हो गई। और अंत में हम ये देखेंगे कि इन पर भी क्या टैक्सेस लगते थे, क्या इनको भी कर चुकाने पड़ते थे, सामंतों को भी राजा को टैक्स देने पड़ते थे क्या, या इनको कुछ और मिलता था। ये चारों टॉपिक्स हम इस पूरे सब टॉपिक्स में से क्लियर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान में सामंतवाद। देखो बच्चों अगर राजपूत शासन काल की बात करते हैं तो राजस्थान में उस समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एक ही प्रथा चल रही थी, और वो क्या थी, वो थी सामंतवाद की प्रथा। इस प्रथा के स्थापना अपने प्रदेश में राजपूत राज्यों की स्थापना के साथ ही हो गई थी। राजस्थान में जैसे ही राजपूत साम्राज्य स्टेबल हुआ
वैसे ही सामंतवाद प्रथा प्रचलित हो गई। क्यों गई? क्योंकि राजपूतों को अपने राज्यों की व्यवस्था और सुरक्षा के लिए अपने सगे संबंधियों व विश्वास पात्र सैनिक अधिकारियों की सहायता की जरूरत होती थी। और ये सारी की सारी लाइन तुम अंडरलाइन कर लो, यही से याद कर लो। यहां पे सीधा सीधा टिप्पणीत्मक प्रश्न बनता है कि राजस्थान में सामंतवादी प्रथा के प्रचलन का मुख्य कारण क्या था? एक ही कारण था कि राजपूत शासकों को अपने राज्यों की व्यवस्था सुरक्षा के लिए कौन चाहिए? अपने सगे संबंधियों पे भी वो ज्यादा भरोसा करते थे, विश्वास पात्र सैनिक चाहिए उनको, और इसी के लिए उन्होंने एक व्यवस्था पनपाई, एक प्रथा को शुरू किया और उसका नाम क्या दिया गया? सामंतवादी प्रथा। क्लियर हो गया? याद रह जाएगी ये बात, भूलोगे तो नुकसान में जाओगे। ठीक है, चलो इसके बाद में देखो, बाहरी आक्रमण से अपने राज्य को सुरक्षित करने के लिए परिजनों तथा सेना नायकों को जागीरें प्रदान कर अपना सामंत बना लिया जाता था। एक टुकड़ा, एक जागीर, एक छोटा सा एरिया दे दिया जाता था, भाई ये जागीर तुम्हारी है, आज से तुम हमारे सामंत बन गए। ऐसे कैसे दे दिया भाई? वो उनके सगे संबंधी थे ना, विश्वास पात्र थे, तो पर क्या इसके बदले कुछ नहीं लेता था क्या राजा को? तो क्या फायदा हुआ? मान लो युद्ध ही नहीं हुआ। अरे भाई आगे देखेंगे ना, क्या जो सामंत थे उनको कुछ टैक्सेस भी देने पड़ते थे क्या? रेक की बात करेंगे, तलवार बंधाई की बात करेंगे, वहां पे हम देखेंगे कैद वाला वो होता है उसकी बात कर लेंगे, ये सब चीजें आगे देखेंगे हम। ठीक है, धीरे धीरे राज्यों का विस्तार होता गया और सामंतों की जागीरें बढ़ती चली गई। इस कारण सामंतों की संख्या में भी क्या हो गई? वृद्धि हो गई। राजपूत शासकों का सारा कार्यभार कुल पर निर्भर रहता था। कहने का मतलब यह है कि वो अगर सामंत बनाते थे तो मैक्सिमम किस लोगों को बनाते थे? अपने कुल, कुटुंब, सगे संबंधियों को ही वो क्या बनाते थे? सामंत बनाते थे। संगठन में कुलीय भावना का विशेष महत्व था। सगे संबंधी स्वयं को सामंत मानने के साथ साथ राजा का बंधु, संबंधी, सगोत्र भी मानते थे। राजपूत राजा अपने से उम्र में बड़े सामंतों को भाईजी, काकाजी आदि शब्दों से सम्मानित करके पुकारते थे। राज्य कार्य में शासक सामंतों से सलाह लिया करते थे। तो द फर्स्ट वर्क ऑफ द सामंत क्या है? प्रोटेक्शन देना है, प्रोटेक्शन, जरूरत के समय प्रोटेक्शन देना। और साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि राज कार्य में भी इनका हस्तक्षेप होता था, यानी राजा इनसे क्या लेता था? एडवाइस लेता था। दो कार्य क्लियर हो गए, सुरक्षा प्रदान करेंगे, ठीक है, और व्यवस्था बनाएंगे, यानी कि सलाह वगैरह का कार्य भी वो लोग करते थे। इसके बाद में देखिए, ये सामंत राज्य को कुलीय संपत्ति मानते थे, सुरक्षा, समृद्धि व प्रगति में विशेष योगदान देते थे, क्योंकि राज्य का विकास होगा ना तभी तो उनका हित होगा। उनकी जागीरें भी क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। जब जागीरें बढ़ जाएंगी तो इनकम ऑफ सोर्स भी बढ़ जाएंगे, और राज्य जितने दिन स्टेबल करेगा ना उतने दिन उनकी तो मौज ही मौज है ना। तो इसीलिए हम ये देख पा रहे हैं कि सामंत राज्य को कुलीय संपत्ति मानते थे। ऐसा भी नहीं है कि कुल ही सामंत बनाए जाते थे, अन्य कुलों के राजपूतों को भी अस्थायी रूप से सेवार्थ जागीरें प्रदान की जाती थी। कैसे की जाती थी? ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अस्थायी दी जाती थी, उनको स्थायी सामंत नहीं बनाया जाता था। अगर हम बात कर रहे हैं उस समय की, तो हम ये समझ पा रहे हैं कि जो सामंत थे वो अस्थायी भी बनाए जाते थे, परंतु अगर अपने कुल का है तो उसको कौन सा सामंत बनाएंगे? वो लोग स्थायी बनाते थे, और सुरक्षा सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट था यहाँ पे। ठीक है बच्चों, इसके बाद में देखिए, राजस्थान में राजपूत राजा की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र राज्य का उत्तराधिकारी बनता था, परंतु इसमें भी किसकी राय अवश्य ली जाती थी? सामंतों की राय। अगर ज्येष्ठ पुत्र योग्य नहीं है तो क्या किया जाता था? सामंतों की सलाह पर अन्य किसी पुत्र को उत्तराधिकारी बनाया जाता था। सलाह का काम, अब तुम देख रहे हो, राजा बनाने तक की जो सलाह है वो किससे ली जा रही है? सामंतों से। तो ये कुली हो गए ना, उनसे सारे अच्छे से, मतलब कह रहे हैं कि पूरे प्रशासन का इनके ऊपर एक तरीके से कहे जाए एक अच्छी जिम्मेदारी ये लोग वहां निर्वाह कर रहे थे। बच्चों, इसके साथ साथ हमें ये भी समझना होगा कि सामंतों द्वारा जो सेवाएं दी जाती थी वो कौन सी थी और उनसे कौन कौन से शुल्क लिए जाते थे। अब हमारे टॉपिक को क्लियर करने का समय आ गया। तो देखो, सबसे पहले राज्य पर आक्रमण की स्थिति में सामंत अपने शासक को सैनिक सेवाएं उपलब्ध करवाता था। ये सेवाएं दो प्रकार की होती थी, युद्धकालीन और शांतिकालीन। पहला फैक्ट याद रहेगा, सैनिक सेवाएं देते थे। टू टाइप्स ऑफ सैनिक यहाँ पे दी जाती थी। आर्म फोर्स कैसी होती थी? एक तो युद्धकालीन और एक हम कहेंगे शांतिकालीन। युद्ध के समय सामंतों को सैनिकों सहित राजपूत राजा की मदद करनी पड़ती थी, तथा शांति काल में राज्य के सामान्य कार्यों के लिए सैनिक तथा सवार देना पड़ता था। ये सेवाएं सैनिक सेवा कहलाती थी। पहला पॉइंट क्लियर, सैनिक सेवा दे दी।
ठीक है। इतना ही नहीं, राजाओं द्वारा सामंतों से एक विशेष प्रकार का सैनिक कर भी लिया जाता था जिसे रेक कर कहा जाता था। यह सामंतों और राजपूत शासकों के मध्य राजकीय भीगों का मापदंड था। देखो हम ये देख पा रहे हैं कि जैसे रेक कर क्या था, रेक कर एक ऐसा था कि सैनिक कर लिया जाता था कि भाई हम ये जितना तुम एरिया कवर कर रहे हो उस हिसाब से तुम्हें रेक देना होगा, जितनी तुम्हारे पास आर्म्स है, जितनी तुम्हारे पास में सैनिक है, फोर्सेस हैं, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें ये कर देना होगा। और इसे किस नाम से जानते थे? रेक करके। रेक के दो अर्थ होते हैं। पहला अर्थ उस सैनिक कर से था जो राठौर राज्यों में जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़ में सैनिक सेवा बावजूद भी सामंतों से वसूला जाता था। मतलब हमने आपको सैनिक सेवा भी दी है और फिर भी आप हमसे टैक्सेस ले रहे हो। किस नाम से ले रहे हो? रेक कर से। कहां की बात करेंगे? राठौड़ राज्यों की, जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़ की। यहां से पूरे के पूरे पैराग्राफ में दो ही चीजें क्लियर कर लेना, रेक कर क्या था और सैनिक सेवा कर क्या था। दो बात हो गई क्लियर, ठीक है। दूसरा रेक का अर्थ था गांव की उस अनुमानित वार्षिक आय से होता था जो कि शासकों द्वारा प्रदान की गई जागीर के पट्टे में लिखी होती थी। अरे भाई मैं तुम्हें ये जगह दे रहा हूं और वो तुम मुझे है ना 1 साल का 5 लाख रुपए यहां से दोगे। समझ रहे हो बात? कहना क्या चाह रहा हूं मैं? ये कहना चाह रहा था कि उस अकॉर्डिंग जितनी जागीर उनको दी जाती थी उस पर एक टैक्सेस फिक्स कर दिया जाता था रेक के नाम से, और जो क्या था गांव की इनकम का टैक्स होता था कि भाई वार्षिक आय इतनी होगी और तुम्हें इतना पैसा तो देना। अब वो वार्षिक आय तुम कैसे ले रहे हो, कितना टैक्स गांव वालों पे लगा रहे हो, क्या कर रहे हो, वो तुम्हारी अड़क है। हमारा तो इतना पार्टीशन है तुम पहुंचा ही देना। क्लियर? ठीक है। वास्तव में रेक एक प्रकार का मानक जिसके द्वारा सामंतों से उत्तराधिकारी शुल्क, सैनिक सेवा न्योता शुल्क आदि का हिसाब किताब होता था। उत्तराधिकारी कर जागीर के नए उत्तराधिकारी से लिया जाता था। ठीक है, हम ये समझ पा रहे हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे अपडेट होंगे ना, जागीर में नया उत्तराधिकारी आ जाएगा तो उससे सेम चीज ली जाएगी। समझ गए? ठीक है। इसके बाद में देखो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यहां से आ रही है। वास्तव में इस करके कई नाम थे, जैसे हुक्मनामा की बात करेंगे, पेशकशी की बात करेंगे, कैद खालसा की बात करें, तलवार बंदाई, नजराना, ये सारा क्या है? ये वो टैक्सेज है जो नए उत्तराधिकारी से लिया जाएगा। पुराने वाले की बात नहीं करेंगे, नए वाले की। राजपूत राज्यों में उपयुक्त करों के अलावा कुछ अन्य कर भी लिए जाते थे जो अनियमित कर होते थे। अनियमित कर कई तरह के होते थे। भाई राजा के राज्याभिषेक के समय कोई राजा बन रहा है तो नजराना लेके आ जाते थे। ठीक है। उसके अलावा देखो राजा के वह उसके बड़े पुत्र के प्रथम विवाह के समय भेंट ले आते थे। राजा द्वारा दी गई तीर्थ यात्रा के समय उपहार लेके आते थे। सामंतों को उक्त करों की अदायगी के अलावा कुछ अन्य कर्तव्यों का भी निर्वाह करना पड़ता था। जैसे सामंतों की दरबार में निश्चित समय के लिए उपस्थिति भी होती थी। वो दरबार लगता था राजा का तो सामंत जरूर आते थे, अटेंडेंस देनी है, वहां के तुम्हें बैठना है तो बैठना है। ये वाली चीजों की सेवाएं देख रहे हैं। कुछ विशिष्ट त्योहारों पर भी उपस्थित होना है। राज परिवार की महिलाओं की यात्रा आदि की व्यवस्था करनी है। सामंतों द्वारा अपनी संतानों के विवाह की पूर्व सूचना भी राजा को देनी होती थी। ये चारों के चारों तुम रट लेना भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। प्रमुख सामंतों को राजपूत राजाओं द्वारा विशेष अधिकार भी दिए जाते थे, जैसे कि सिरोपाव। राजा द्वारा अपने विवाह, युवराज के जन्म अवसर पर सामंतों को दिए जाने वाला सम्मान था। इसके अलावा लवाजमा, लवाजमा की बात करते हैं तो श्रेणी के अनुसार राजा क्या करता था, तो सामंतों को नक्कारा, निशान, चेवर, चंवरी, सोना चांदी की छड़ी, ये सब चीजें देता था। सिक्के ढालने का अधिकार व न्यायिक अधिकार एक सीमित क्षेत्र के लिए। न्यायिक अधिकार का मतलब तुम ये मत लगा लेना, सिक्के ढालने का मतलब ये मत ले लेना कि पूरे स्टेट के लिए नहीं, उस पूरे राज्य की बात नहीं करेंगे, केवल उस एरिया का जहां का वो सामंत है उसी एरिया में ये न्यायिक अधिकार उसको दिया जाता था। विशेष अधिकार के अतिरिक्त राजपूत राजाओं द्वारा अपने सामंतों को अपनी इच्छा अनुसार विभिन्न श्रेणियों में बांटकर रखा जाता था। जैसे मेवाड़ में 16, 32 और गोल सरदार, जयपुर में 12 कोटड़ी, जाते तामीज, खासे बाकी, कोटा में देशवी की बात कर लें, हजूर थी की बात कर लें, मारवाड़ में देखो राजवी, सरदार, मुत्सदी और गनायत, इन सब की बात करें तो ये सारी कैटेगरीज उनके डिवाइड होती थी और इसी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट लिया जाता था। बच्चों यहां तक हमने काफी चीजें देख ली और जो अब इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से निकल करके आएगा वो आएगा ये कि उपयुक्त सामंतों के अतिरिक्त ग्रासीय व भूमिया सामंतों का भी विशेष उल्लेख मिलता है। दोनों के बारे में पूछा गया है। ग्रासीय और भूमिया जो सामंत थे उन पे क्या लिखनी थी, टिप्पणी लिखनी थी, जो हमने पिछली बार देखा भी था। प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स थे उनमें पूछा गया है।
ग्रासीय वे जागीरदार थे जो सैनिक सेवा के बदले शासन के द्वारा भूमि की उपज का जो ग्रास कहलाती थी उपभोग करते थे, अपनी सैनिक सेवा देते थे और क्या करते थे, केवल ये उपभोग करते थे किसका, ग्रास का। और भूमियों की बात करें तो ये लोग राज्य की रक्षा हेतु तो अपना बलिदान कर देते थे। इनको दो श्रेणी बोलेंगे, बड़े भूमिये और छोटे भूमिये। देखो बड़े भूमिये क्या थे, बड़े भूमिये जागीरदार होते थे, छोटे भूमि डाक पहुंचाने, खजाने की सुरक्षा व अन्य राजकीय कार्य कर लेते थे। तो बच्चों यहाँ पे हमने एक चीज निकल करके है कि राजस्थान में सामंतवाद का उदय क्यों हुआ, नेसेसरी क्यों था, राज्य की सुरक्षा के लिए था, कुलीय प्रथा थी, ज्यादातर कुल से रखे जाते थे, अस्थायी भी रखे जाते थे। ये क्या क्या चीजें करते थे, टैक्सेस देते थे, रेक की बात कर ली, तलवार बंदाई की बात कर ली, हुक्माना की बात कर ली, वहां पे हमने है ना चौवरी वगैरह की बात कर ली। फिर इनको जो विशेष श्रेणियां प्राप्त थी राजाओं के द्वारा अलग अलग एरियाज में, कोटा में बात करें, जयपुर में, ये सब चीजें हमने देखी है। साथ ही साथ हमने ये हमारे टॉपिक का इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, तुम्हें इसको अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से इसको लर्न कर लेना, ठीक है। तो चलिए एक बार अब हम नजर डाल लेते हैं कुछ प्रश्नों पर। राजपूत राजा किन लोगों को सामंत बनाते थे, भाई बंधु, सगे संबंधी, संगोत्रियों को बनाते थे, अपने गोत्र कुटुंबी वालों को बनाते थे, ठीक है। सामंतों से कौन कौन सी एक प्रमुख सेवाएं ली जाती थी, सबसे पहली बात तो एक ही सेवा जो सबसे प्रमुख थी वो सैनिक सेवा थी, टैक्सेस बाद की बात है ना। रेक कर किसे कहा जाता था, राजाओं द्वारा सामंतों से एक विशेष प्रकार का सैनिक कर लिया जाता था। जैसे रेक के टू टाइप्स हैं, वो एक बार माइंड में सेट कर लेना, कौन सा कब लिया जाता था, कौन सा। भाई एक तो वो पूरी भूमि के अकॉर्डिंग ले लिया जाता था, और एक कह रहा है सेना दे दी फिर भी तुम लोग ले रहे हो राठौड़ राज्यों के द्वारा, वो दोनों चीजें तुम्हें रिमाइंड करना, ठीक है। इसके बाद में उत्तराधिकार करो के अन्य नाम क्या क्या थे, भाई हुक्माना था, पेशकशी था, कैद खालसा, तलवार बंदाई या फिर नजराना, ये सारे नाम क्या थे, उत्तराधिकारी कर। और ये किससे लिए जाते थे, नए जो जागीरदार बनता था उससे लिया जाता था, ठीक। इसके बाद में देखो हम बात कर लेते हैं सामंतों के प्रमुख कर्तव्य बताइए। जाहिर सी बात है दरबार में उपस्थित होंगे, त्योहारों पर उपस्थित होंगे, राज परिवार की महिलाओं की यात्राओं की व्यवस्था करेंगे, अपने पुत्र पुत्रियों की शादी की पूर्व सूचना भी वो देंगे। तो ये सारे उनके कर्तव्य थे। इसके बाद में हम देख लेते हैं कि अब तक इस पूरे टॉपिक से कौन कौन से वो बिंदु हैं जिनको हमने छुआ है, उनको टच किया है। तो देखो राजस्थान के समाज की संरचना में शिला खंडों व मूर्ति खंडों की भूमिका रही है, वहां से हमें सब चीजों का नॉलेज मिलना शुरू हो जाता है। ये वाली चीज हमने देखी। राजस्थान समाज का अपना एक ताना बाना था, बिल्कुल। राजस्थान में जातियों का संगठन प्राचीन काल से यानी कि वैदिक काल से ही चला आ रहा है। सेम वही पोर्शन देख रहे हैं, राजस्थान समाज वैदिक सभ्यता के अनुरूप है, सेम लाइन आ गई। समय के अनुसार समाज में और अधिक परिवर्तन हुए, धीरे धीरे चेंजेस आई, जातियों से कई सारे गोत्र निकले, उपजातियां बनना शुरू हो गई। प्राचीन संस्कारों का आधुनिक जीवन में बड़ा महत्व रहा है। विवाह की परंपराओं में आए हुए परिवर्तनों की जब हम बात करते हैं तो कई सारे टाइप्स ऑफ विवाह हमने देखे 8 प्रकार के, जिनमें से हम 4 श्रेष्ठ मानते हैं, परंतु आजकल हम देखते हैं कि कई सारे विवाह की और भी पद्धतियां आ गई है ना। तुम लोग जानते होगे उन सबको, तुम नई पीढ़ी हो, तुम अच्छे से जानते होगे, है ना। परिवार की अवधारणाओं को लेकर के हमने इस पूरे टॉपिक पे अच्छे से चर्चा कर ली थी। परिवार एक महत्वपूर्ण संस्कार, विवाह के बारे में हमने बात करी कि इसी संस्कार के थ्रू ये परिवार का जन्म होता है। रहन सहन, खान पान और आभूषण अंत संबंध अवधारणाएं हैं, ये सब चीजें हमने देख ली। भाई जैसा रहन सहन होगा वैसा खान पान होगा, और उसी को रिलेट करके आभूषण, पहनावा, परिधान वगैरह भी डिपेंड करते हैं। व्यवस्था, परिवार की जो व्यवस्था है वो एक महत्वपूर्ण संस्था है जिसका समाज में विशिष्ट स्थान है। जातीय समय अनुसार कई सारी उपजातियों में विभक्त हो गई थी, कई सारी उनकी सबकास्ट बन गई थी। भारत की परंपरा में एकल और संयुक्त परिवार हैं जो आज भी प्रचलित है, यानी न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली की बात हमने इस चैप्टर में कर ली थी। बच्चों इसके अलावा कुछ और टॉपिक है, जैसे राजपूत व आदिवासियों में आए परिवर्तन व दशा सुधारने के क्या क्या कारण हो सकते थे। राजपूत राजाओं की सामंतवादी व्यवस्था के जो डिपेंडेंसी ऑफ द हम कहें स्टेट थी वो क्या थी, कि भाई राज्य पर उसकी क्या भूमिका रह रही थी, राज्य के लिए क्या कर रहे थे, कौन कौन से टैक्सेस थे, पूरी की पूरी सामंतवादी व्यवस्था को लेकर के हमने इस चैप्टर में अच्छी समझ बनाई। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा इस पूरे चैप्टर का। तो देखा प्यारे बच्चों, आपने कितने आसानी से हमने हमारा जो भारतीय समाज था उसको समझते हुए राजस्थानी समाज को समझा, और अंत में हमने हमारे जो पूरे चैप्टर है उसको खत्म किया कहां पे, राजस्थान में सामंतवादी व्यवस्था पे। और उम्मीद करता हूं ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। पाठगत प्रश्न आपने तैयार कर लिए होंगे, संभावित प्रश्नों पर जिन पे हमने चर्चाएं करी उनको आपने नोट डाउन कर लिया होगा, और अच्छे से आप इन चीजों को रिवाइज कर लेना। चलिए मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।